आज हम स्टडी करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की स्टडी से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोनेड्स एंड गैमेट्स। गोनेड्स अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इन्हें ही हम कहते हैं गोनेड्स। तो गोनेड्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गोनेड्स के मेजर फंक्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब सेकंड हम इसका फंक्शन देखते हैं तो गैमेटोजेनेसिस। गोनेड्स जो विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं गैमेट्स। तो गोनेड्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो अगर हम देखते हैं मेल में जो टेस्टिस गोनेड है वो स्पर्म का निर्माण करता है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जब ओवरी इन केस ऑफ फीमेल ओवम का निर्माण करता है तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। और ये जो दो प्रोसेस हैं ये गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप्स हैं। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द गोनेड्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं गैमेट्स हैं जिनका निर्माण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनेड के अंदर हो रहा है, इनका निर्माण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ही गोनेड्स के अंदर गैमेट्स का निर्माण करती हैं और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। अब आगे हम देखते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं इनके प्रिकर्सर्स अगर हम देखते हैं तो ये एपीब्लास्ट की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लास्टुला होता है वो ब्लास्टोडिस्क के फॉर्म में होता है। उसमें कुछ इनर सेल मास ऊपर में इस तरीके से इनर सेल मास ऊपर में लटके हुए रहते हैं और जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। सेकेंड वीक में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब जो एम्ब्रायो होता है उसमें आउटर मोस्ट जो सेल्स की कवरिंग होती है वो ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती है जो बाद में प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं जो ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो एपीब्लास्ट का निर्माण करती हैं। एपीब्लास्ट एम्ब्रायो के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण करता है। अब उसके बाद जो अंदर की सतह पर एपीब्लास्ट के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं वो बनाती हैं हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट यॉर्क सैक का निर्माण करता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इनर सेल मास है वो डिवाइड हो गया एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में, और ये जो एपीब्लास्ट है उसी से ही एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो एपीब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं होती हैं वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करती हैं। तो एपीब्लास्ट में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं 9-10 डे में गैस्ट्रुलर मूवमेंट के द्वारा वो माइग्रेट होना स्टार्ट कर देती हैं और 4th वीक में वो पहुंच जाती हैं यॉर्क सैक के वॉल में। यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं कि 4th वीक में अगर हम देखते हैं यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक की वॉल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एपीब्लास्ट से माइग्रेट हो गई, मतलब वो सतह से नीचे आ गई हैं। ऊपर में एपीब्लास्ट में थी, वहाँ से नीचे आ करके अगर इमेजिन करते हैं तो वो नीचे धंस करके यॉर्क सैक के वॉल में आ गई हैं। एम्ब्रायो में हेड इन और टेल इन का फॉर्मेशन हो गया है, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है और यॉर्क सैक डेवलप हो गया है। इस प्रकार से प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि यॉर्क सैक के वॉल में थी उनका माइग्रेशन 4th वीक के स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है
जेनाइटल रिज जिनसे गोनेट्स का निर्माण होना है उस दिशा में, मीन्स यॉर्क सेक से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। इस मूवमेंट के दौरान कंटिन्यूअसली इन कोशिकाओं में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होते जाता है और माइटोसिस डिवीज़न के परिणाम स्वरूप इनके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। अब उसके बाद ये 5th वीक में ऊपर की तरफ जेनाइटल रिज जो पोर्शन है वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि 5th वीक में गोनेट्स कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए रहते हैं, वो एक रिज के फॉर्म में रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेनाइटल रिज। फर्टिलाइजेशन के ही दौरान जेनेटिकली डिसाइड हो जाता है कि जो एम्ब्रायो है वो मेल बनेगा या फीमेल। यदि वाई क्रोमोसोम है तो मेल और अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फीमेल बनेगा। पर यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली ये डिसाइड नहीं हुआ रहता है कि एम्ब्रायो जो है मेल है कि फीमेल है। मीन्स बाहर से देखने से उसमें केवल रिज के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए रहते हैं, गोनेट्स नहीं बने रहते हैं। तो 7th वीक में ही अगर हम देखते हैं सेक्स इज डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, SRY जीन वाई क्रोमोसोम में उसके शॉर्ट आर्म में यदि उपस्थित है, ये जीन है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का यदि निर्माण करते हैं तब जो गोनेट्स है वो टेस्टिस में डेवलप होगा। यदि TDF का निर्माण नहीं होता, SRY जीन अब्सेंट है, तब ओवरी का निर्माण होता है। इस प्रकार 7th वीक में मॉर्फोलॉजिकली डिसाइड होता है कि जो गोनेट्स है टेस्टिस में डेवलप होगा या ओवरी में डेवलप होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि गैमेट्स के निर्माण के लिए जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा गोनाइडल हैं, गोनेट्स के बाहर से आते हैं और उनका कुछ डेवलपमेंट यॉर्क सेक में होता है, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं जेनाइटल रिज में और आगे की प्रोसेस जो होती है गैमेटोजेनेसिस की वो गोनेट्स में संपन्न होती है। तो आगे हम अब डिटेल देखते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण oogenesis की प्रोसेस को।